सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि मसूड़ों से अक्सर खून आने की समस्या जो है वो लोगों को होती है, गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, तो इसके पीछे के मुख्य कारण जो हैं वो क्या हैं? देखिए, अभी तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि गम ब्लीडिंग ये बहुत ही कॉमन समस्या है। मसूड़े से खून आना, अगर मैं अपने डिपार्टमेंट में 100 पेशेंट को देखता हूं तो कम से कम 50 से 60 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि गम ब्लीडिंग का समस्या होता है, या उनका कंप्लेन ही होता है कि डॉक्टर साहब मुझे मसूड़े से खून आता है। ये खून कब आता है? जो कॉमन है, अगर आप एप्पल या कोई भी हार्ड फ्रूट्स लेते हैं तब आता है, या ब्रश करते हैं तब आता है। बट इसका एक और अलग एस्पेक्ट भी है। जैसे गम ब्लीडिंग में या किसी तरह के ब्लीडिंग में 2 पार्ट होता है, एक है सिस्टेमिक डिजीज, एक है लोकल फैक्टर। लोकल फैक्टर से मतलब है जैसे मेरे माउथ में, मुंह में कोई तरह का इन्फेक्शन हो जिसके कारण ब्लड आता है। दूसरा चीज़ है कि सिस्टेमिक फैक्टर। सिस्टेमिक फैक्टर का मतलब है कि किसी तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसके कारण शरीर में ब्लड आ सकता है किसी पार्ट से, बट वो सबसे कॉमन साइट मुंह होता है, माउथ होता है, ओरल कैविटी, जहाँ जिंजाइवा सबसे ज़्यादा, जिंजाइवा को ब्लड सप्लाई होता है। खून का सप्लाई अधिक होगा तो वहाँ ब्लीडिंग टेंडेंसी भी ज़्यादा होगा। इसमें मैं थोड़ा सा और अभी डिटेल करना चाहूँगा। जैसे लोकल फैक्टर में क्या है कि अगर आप दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, ब्रशिंग अगर कॉम्प्रोमाइज है, तो आपके दांतों पर एक लेयर, पीला कलर का लेयर आ जाता है जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। उसके कारण मसूड़े में इन्फेक्शन होता है, मसूड़े में रेडनेस आता है और ब्लीडिंग होता है। ये एक लोकल कॉज है जो बहुत कॉमन है। इसीलिए मसूड़े की बीमारी का ध्यान रखना, मसूड़े में किसी तरह का एबनॉर्मलिटी हो उस पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके लिए हम डेंटिस्ट टाइम टू टाइम में ट्रीटमेंट देते हैं, या पेशेंट को बोलते हैं कि आप टाइम टू टाइम चेकअप कराइए। लेकिन सिस्टेमिक फैक्टर में जैसे अभी बहुत कॉमनली हम लोग देख रहे हैं डेंगू, लास्ट ईयर भी डेंगू का बहुत हुआ था, और अभी भी करंट में जैसे दिल्ली एनसीआर में, कानपुर में, लखनऊ में देख रहे हैं डेंगू का प्रकोप। और हो सकता है अपने बिहार में भी जिस तरह का मौसम अभी चल रहा है होता है। तो डेंगू में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो प्लेटलेट का कमी होना। जब भी शरीर में प्लेटलेट का कमी होगा तो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, और उसमें सबसे पहले मसूड़े से ब्लड आएगा, पहला। दूसरा प्रॉब्लम जो होता है आपको हीमोफीलिया। किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है तो उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर ब्लड कैंसर है, उस पेशेंट में भी जिंजाइवल ब्लीडिंग का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। ये 3-4 पैथोलॉजिकल है, मतलब बीमारी का कंडीशन है। लेकिन इसके साथ एक फिजियोलॉजिकल चेंज भी होता है। जैसे गर्ल्स में, स्पेशली टीन एज लड़कियों में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उस टाइम ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है, उसमें मसूड़े से खून आता है। तो एक प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी, महिलाओं में स्पेशली प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी के टाइम में ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है, मसूड़े से ब्लड आता है। तो हमें इसको डिस्टिंग्यूश करना पड़ेगा, हमें इन दोनों बात को अलग अलग समझना होगा कि कब हम समझें कि सिस्टेमिक डिजीज के कारण है, कब हम समझें कि मसूड़े में लोकल फैक्टर, मतलब जो मुंह की गंदगी है, मुंह की सफाई सही से नहीं होने के कारण हो रहा है। इन दोनों को हमें डिस्टिंग्यूश करने की ज़रूरत होती है और इसे समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने कहा कि कभी कभी मुंह की सफाई में लापरवाही करने की वजह से जो है मसूड़ों से खून आने की समस्या हो सकती है, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ज़्यादा ब्रश कर रहा हो, ओवर ब्रशिंग के चक्कर में ये गलती हो जाए और उससे मसूड़ों से खून आए? देखिए, मसूड़े से खून आना या कोई भी तरह का मसूड़े का डैमेज, इसको हम लोग कई क्लास में बांटते हैं। तो जो फिजिकल डैमेज है वो बहुत बार ऐसा होता है कि दांत तो साफ़ है लेकिन आप इतना फोर्सफुली ब्रश कर रहे हैं या हार्ड ब्रश यूज कर रहे हैं जिसके कारण की ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाता है। तो ये हो सकता है। अगर किसी पेशेंट का या किसी भी नॉर्मल आदमी का दांत क्लीन है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत फोर्सफुली या आधे घंटे तक ब्रश करें। ब्रशिंग टाइम 2 मिनट इज़ सफिशिएंट। लेकिन 2 मिनट में क्या है, टेक्निकली अच्छे तरीके से ध्यान से आप अपने दांतों की सफाई करें तो आपको ऐसा नहीं होगा कि ब्रश करने से ब्लड आएगा। सो ऑलवेज मीडियम, हार्ड ब्रश कभी यूज ना करें। हर ब्रश पर लिखा होता है हार्ड ब्रश, तो आप सॉफ्ट ब्रश यूज करें, 2 मिनट तक ब्रश करें और दांतों का सफाई करें, ना कि मसूड़े का सफाई करें। जब मसूड़े पर आप डालेंगे तो प्रेशर आएगा, ब्लीडिंग होगा।
डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि डेंगू की बीमारी में भी कभी कभी मसूड़ों से खून आने लगता है, प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी के टाइम पे मसूड़ों से खून आने लगता है। तो ये मसूड़ों से खून आना जो है, इसे लोग अक्सर आम चीज़ समझ लेते हैं कि ब्रशिंग के चक्कर में। तो लोग कैसे पहचान करें कि ये किसी बीमारी का लक्षण हो सकते हैं? देखिए, जैसे हर बीमारी का एक एक कारण या एक समझिए दिखने वाला चीज़ ब्लीडिंग है, लेकिन इसके साथ और भी सिम्टम एसोसिएटेड होते हैं। जैसे हमने बात करी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी कोई बीमारी नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है और वो सब महिलाओं में होना चाहिए, होता है। अगर कोई टीनेजर है जो 14 से 16 साल या 18 से 20 साल की है, अगर उसमें ब्लीडिंग होता है और दांत साफ़ है, तो और साथ में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो उन्हें मानना चाहिए कि ये फिजियोलॉजिकल है, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे आपका ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ख़त्म होगा, अपने आप वो मसूड़े का ब्लीडिंग भी ख़त्म होगा। अगर प्रेगनेंसी है तो आपको पता है कि प्रेगनेंसी है, उसका टाइम है, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा ब्लीडिंग टेंडेंसी होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद, डिलीवरी के बाद वो धीरे धीरे रिग्रेट कर जाता है, नॉर्मल हो जाता है, बशर्ते कि दांत साफ़ रहे। अगर दांत में गंदगी भी है और वो है फिजियोलॉजिकल कंडीशन, तो दोनों मिलकर पैथोलॉजी में कन्वर्ट कर देगा। रही बात डेंगू का, तो डेंगू में मेनली क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट घटता है। तो अगर कोई पेशेंट को फीवर है, बॉडी एक है, शरीर में दर्द हो रहा है, साथ में अगर उसका ब्लड का इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, सीबीसी हम लोग बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसमें अगर पेशेंट को ये फील होता हो कि उसका प्लेटलेट काउंट कम है उसके रिपोर्ट में, तो उसको डेंगू हो सकता है। इसलिए अगर जिंजाइवल ब्लीडिंग है, फीवर और बॉडी एक के साथ, तो आप एक बार कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएं। डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगी कि गम ब्लीडिंग के पीछे जितने कारण होते हैं वो तो आपने बखूबी हमें समझा दिए हैं, लेकिन इसका इलाज क्या होता है दर्शकों के लिए मैं ये भी जानना चाहूँगी। देखिए, गम ब्लीडिंग में सबसे पहले डेंटिस्ट या डॉक्टर जो भी देखते हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका बीमारी सिस्टेमिक है या लोकल है। अगर सिस्टेमिक है तो उनको फिजिशियन के पास, पर्टिकुलर जो जिसके स्पेशलिस्ट हैं उनके पास भेजना चाहिए, उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने विभाग का, अपने काम का एक्सपर्ट होता है। अगर लोकल फैक्टर है, तो जैसे मैं पेरियोडोंटिस्ट हूँ, तो किसी पेरियोडोंटिस्ट के पास दिखाइए, क्योंकि पेरियोडोंटिस्ट मसूड़े के ही सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो आपको सही तरीके से निगोशिएट कर पाएंगे, सही तरीके से देख पाएंगे कि ये लोकल है, सिस्टेमिक है, या लोकल है तो क्या करें। लोकल है तो सबसे पहले दांतों की सफाई होनी चाहिए, पेशेंट को मोटिवेट करना चाहिए कि हमने भैया एक बार सफाई कर दी, अब आपको साफ़ रखना है, ये काम हमारा नहीं है, हम आपके काम को हेल्प कर रहे हैं। जो आपकी कमी के कारण गंदगी जमा हुआ और आप नहीं फुलफ़िल कर पाए, तो हम उसको हेल्प कर रहे हैं, आप इसको मेन नहीं समझिए, मेन काम आपका ब्रशिंग ही है। सो आप ब्रश कीजिए। अगर डॉक्टर ने आपको माउथ वॉश दिया है, जो माउथ वॉश जनरली एंटी प्लाक, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश होता है, तो जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लीडिंग के लिए इन्फेक्शन के बाद, तो उन बैक्टीरिया को भी किल करता है। तो आप स्केलिंग या दांतों की सफाई, डॉक्टर प्रोफेशनल क्लीनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रोफेशनल क्लीनिंग, केमिकल प्लाक इनहिबिटर, दोनों को मिला के हेल्दी रह सकते हैं। और तीसरा जो सबका रिजल्ट है, आप अपने दांतों का ध्यान रखें, अच्छे से ब्रश करें, क्लीन करें, और 6 महीने पर अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, दैट मीन्स कि आप अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 3 मंथ में भी डॉक्टर से मिल सकते हैं।